इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पे उनसे मिलने आते हैं। कुछ ही देर में सुरेंद्र सिंह और चंदन उनके सामने होते हैं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जी, मदद तो जरूर कर सकते हैं। वैसे काफी आलीशान हवेली है ठाकुर साहब आपकी। जो भी है आपके सामने है इंस्पेक्टर साहब। कुछ हमारी मेहनत से, कुछ बुजुर्गों के आशीर्वाद और बाकी आप लोगों की दुआ से। आप जरूर हरिलाल केस के सिलसिले में आए होंगे। हमें खबर मिली है कि आप उसके लिए काफी छानबीन कर रहे हैं। आपने सही सुना है ठाकुर साहब, लेकिन आज मैं एक दूसरे केस के सिलसिले में आया हूँ। एक और केस? जल्दी बताइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जल्द ही एक मीटिंग के लिए निकलना है। कोई बात नहीं, मैं बस आपके 10 मिनट लूंगा, फिर चले जाइएगा। ठीक है, कहिए, हमें कानून की मदद करके खुशी होगी। ठाकुर साहब, आप विनोद नाम के किसी आदमी को जानते हैं? विनोद? हाँ ठाकुर साहब, मुझे पता चला है विनोद आपका अकाउंटेंट था। चंदन ये नाम सुन के कुछ परेशानी में पड़ जाता है। इंस्पेक्टर विजय उसकी परेशानी भांप कर बोलते हैं। क्या हुआ चंदन जी, आप अचानक से इतना घबरा क्यों गए? नहीं सर, घबराया नहीं, वो दरअसल। हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? विनोद हमारे यहाँ करीब 4-5 साल पहले काम करता था। शुरू में कुछ समय तक तो उसने ईमानदारी से काम किया, पर बाद में वो हमारा नाम खराब करने पर उतर आया, इसीलिए उसको हमने निकाल दिया था। नाम खराब मतलब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा सागौन का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने विनोद पे भरोसा करके उसको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उसने हमारे पीठ पीछे लकड़ी की कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। ये काम वो अवैध तरीके से रातों रात करता था। जब हमारा ट्रक पकड़ा गया तो पुलिस ने मेरे बेटे चंदन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सब कुछ यही संभालता था और पुलिस का शक सबसे पहले मालिक पे ही जाता है। लेकिन जांच में ये बात साफ हो गई कि इन सब में विनोद का ही हाथ था और चंदन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण इसे छोड़ दिया। विनोद पर भी केस चला, उसे 3 साल की सजा भी हुई। जेल से छूटकर जब वो हमारे पास वापस आया तो हमने उसे काम नहीं दिया, वो चला गया। कहाँ चला गया? हमें क्या करना है इंस्पेक्टर साहब, ये जानकर गया होगा कहीं भी, भाड़ में जाए। हमारा नाम खराब किया था उसने, इसलिए हमने दोबारा उसे नौकरी पे नहीं रखा। मैं विनोद के माता पिता से मिल चुका हूँ, बहुत गरीब लोग हैं वो। उनका कहना है कि विनोद ईमानदार था, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसे आप लोगों ने ही फंसाया था। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप इंस्पेक्टर? देखिए, हम खानदानी लोग हैं, वही बेईमान था। शुरू में हम उसकी नीयत समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। आप किस खानदान की बात कर रहे हैं? आपके खानदान के चर्चे तो पूरे गांव में होते हैं। आपके बेटे ने जो नाम किया है उसे कौन नहीं जानता। आप खानदान की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। लोगों का क्या है इंस्पेक्टर, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, सब चलते हैं हमारे रुतबे और शोहरत से। आपको नहीं पता हमारा कितना नाम है यहाँ। लाखों रुपए दान करता हूँ गरीबों को हर साल, ये नहीं बताया होगा किसी ने आपको। और कोई अफवाह सुन ली आपने तो चले आए आप हम पे उंगली उठाने। ठाकुर साहब, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। विनोद 2 साल पहले गायब हुआ था और आज तक उसका पता नहीं चला। ये रही उसकी मिसिंग फाइल। तो आपका क्या मतलब है, उसे हमने गायब करवाया? मैं आपको बता चुका हूँ, जेल से छूट के जब वो हमारे पास आया था, हमने उसे तभी काम देने से मना कर दिया था और फिर वो यहाँ से चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता। विनोद के माता पिता का कहना है कि वो उस रात आपके यहाँ जाने का कहकर ही घर से निकला था, तब से वो लौट कर नहीं आया। पुलिस ने केस फाइल तो कर दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शायद बाद में आपने वो केस ही बंद करवा दिया। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी इल्जाम लगाएंगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। आप चले जाइए यहाँ से, पहले सबूत लेके आइए, फिर बात करेंगे। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, वैसे भी काफी देर हो गई है मीटिंग के लिए। अरे कल्लू, जरा जल्दी गाड़ी निकाल। ठाकुर और चंदन वहां से उठकर चले गए, लेकिन इंस्पेक्टर विजय तो कुछ और ही सोच रहे थे। कल्लू का नाम सुन के उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विजय अपने केबिन में बैठे हुए कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ रहे थे। साठे, विनोद के माँ बाप का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। यदि उनका डीएनए उस कंकाल के डीएनए से मैच हो गया तो समझो आधा केस सुलझ जाएगा। उसके बाद हमें बस इस कल्लू को पकड़ना बाकी होगा। हाँ सर, मैं ठाकुर साहब के ड्राइवर कल्लू की सारी खबर निकलवाता हूँ। मैंने कुछ खबरियों से बोल भी दिया है, जल्दी ही उसकी पूरी कुंडली हमारे हाथ में होगी। कुछ देर बाद केबिन में एक कांस्टेबल आता है। सर, कोई जमुना नाम की औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर विजय और साठे एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद सफेद साड़ी में एक खूबसूरत औरत अंदर आती है। इंस्पेक्टर विजय उसे बैठने को कहते हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पे पहुंचते हैं। अब क्या बात है इंस्पेक्टर, जब सारी बात उसी दिन हो गई थी तो अब आने का क्या मतलब बनता है? आप ही ने कहा था कि सबूत लेके आना।
तो मैं आज सबूत लेके आया हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है ठाकुर साहब कि आप बस चंदन को बुलाइए, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। अब किस बारे में पूछताछ? जो भी हमें पता था हमने उसी दिन आपको बता दिया, और वैसे भी वो यहाँ नहीं है, किसी काम से शहर गया है। आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है? ठाकुर साहब, मैं चंदन को विनोद के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या इंस्पेक्टर विजय ने कंकाल की गुत्थी सुलझा ली थी? कहानी आगे जारी रहेगी। इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पर चंदन को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। ठाकुर साहब, हमने सब पता कर लिया है। जब सागौन की लकड़ी की तस्करी के लिए पुलिस चंदन को गिरफ्तार करने आई थी, तब आपने उनको घूस देकर अपने बेटे को बचा लिया था। आपका बेटा चंदन 1 साल से गैर कानूनी तरीके से सागौन की तस्करी करता आ रहा है। ये रहा गिरफ्तारी का वारंट। इंस्पेक्टर, इसको अंदर करके आपको क्या मिलेगा? आप इसको जाने दीजिए और इस मामले को यहीं रफा दफा कीजिए। नहीं ठाकुर साहब, ये बात ऊपर तक जा चुकी है। हम इस पे ऐसे पर्दा नहीं डाल सकते। ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आप साथ दें तो कुछ भी हो सकता है, और हर चीज की कीमत होती है। आप बस दाम बताइए। आपको मैं मना नहीं करना चाहता, लेकिन असल बात कुछ और है। आप बताइए तो सही। ये केस खुलेगा तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। इत्मीनान से रहिए, हम उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। और फिर आपने उस बेचारे विनोद को इस केस में फंसा दिया। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ विनोद, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हमारा एक बहुत जरूरी काम है, करोगे ना? मालिक, आप बस हुक्म फरमाइए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत खूब, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखो, मेरे लिए तो तुम और चंदन एक समान हो, पर आज वो मुसीबत में फंस गया है और तुम ही उसको बचा सकते हो। क्या हुआ चंदन भैया को? दरअसल बात यह है कि चंदन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है किसी छोटे से केस में। मैंने उसको छुड़ाने का बंदोबस्त तो कर लिया है, लेकिन पुलिस के सामने किसी और को उसका जुर्म कबूल करना पड़ेगा। तो हमें लगा तुमसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी कौन होगा। पर मालिक, तुम इतना मत सोचो, छोटा सा केस है। मैं सुबह ही अपने वकील से कह के तुम्हारी बेल करवा दूंगा और तुम्हारे घर 5 लाख का मुआवजा भी भिजवा दूंगा। भेंट के तौर पे रख लेना, तुम्हारा भला भी हो जाएगा और हमारे खानदान की इज्जत भी बची रहेगी। विनोद ठहरा सीधा साधा इंसान। गरीबी के चलते वो लालच में पड़ गया और आपकी बात मानने पे मजबूर हो गया। बेचारा और करता भी क्या, अपनी माली हालत से मजबूर होकर उसने आपके बेटे का जुर्म अपने सर ले लिया और जेल चला गया। आपने उसे जेल से छूट के वापस नौकरी पे रखने का वादा किया था, लेकिन आपने अपनी जुबान नहीं रखी। ना तो उसके घर पर वो रुपए भिजवाए, ना ही उसके माँ बाप की खोज खबर ली। 3 साल तक वो गांव वालों की जिल्लत और गरीबी की मार खाते रहे। जब विनोद 3 साल बाद जेल से छूटा और उसे ये सब पता चला, वो सीधा आपकी हवेली पे आ धमका। मालिक, विनोद तुम? मालिक, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उनका तुरंत इलाज करवाना पड़ेगा, हमारा पैसा दे दीजिए। तुम्हारे जेल जाते ही हमने 5 लाख रुपए तुम्हारे घर भिजवा दिए थे। अब क्या तुम्हें और पैसों का लालच आ गया है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर कोई पैसे नहीं पहुंचे, घर की हालत बहुत खराब है। आप अभी के अभी मेरे मुआवजे की पूरी रकम दे दीजिए। तेरी ये हिम्मत? हमसे धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है? निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। धोखा तो तुमने मुझे दिया है। पहले मुझे झूठे केस में फंसाया और मेरी बेल नहीं कराई। मेरे घर वालों को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी तुम्हारे बेटे की वजह से, और अब मेरा पैसा छीन रहे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं चाहूं तो अभी बड़े साहब को जाकर सब सच बता सकता हूं। गांव भर में तुम्हारी बची खुची इज्जत भी चली जाएगी और तुम्हारा ये नालायक बेटा भी जेल चला जाएगा। सीधे तरह से मुझे मेरा पैसा और नौकरी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विनोद की धमकी से आप डर गए। आपने उसे पैसे देकर वापस भेज तो दिया, लेकिन आपके दिमाग में डर बैठ गया कि अगर विनोद ने गांव में सच बता दिया तो आपकी झूठी शान मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसके जाने के बाद आपने चंदन से कहकर उसे रास्ते से हटा देने का बंदोबस्त कर दिया। उसी रात चंदन और आपके नौकर कल्लू ने मिलकर विनोद को जान से मार डाला। जब इतना सब जान ही लिया है तो ये भी सुन लीजिए। ये सच है कि मैंने विनोद पे जुर्म कबूलने को मजबूर किया था, जिससे कि मेरी खानदानी इज्जत बनी रहे। अब क्या करें, जब औलाद ही ऐसी निकले तो आदमी और क्या कर सकता है।
अपनी खानदानी इज्जत को अपने बेटे की छोटी सी नादानी से कैसे बर्बाद होते देख सकता था। मैं मानता हूं मैंने चंदन को बचाने के लिए विनोद को इस केस में फंसाया, पर मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। अपने वादे के मुताबिक मैंने उसके घर 5 लाख रुपए भिजवा दिए थे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। विनोद के मन में पैसे का लालच आ गया था। जिस दिन वो जेल से छूट के आया, मैंने उसे दोबारा 5 लाख रुपए दिए। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता कि उसका खून करवा दूं। आपका ये इल्जाम सरासर गलत है। विनोद वो पैसे लेकर गायब हो गया। ठाकुर साहब, विनोद मर चुका है। ये रही फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट जो हमने उसके पिता और उसके कंकाल के डीएनए से मैच की है। वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि विनोद का ही है। आपके ड्राइवर कल्लू और कीरत की बीवी जमुना के स्टेटमेंट भी हमारे पास है, जिसमें उन्होंने विनोद की हत्या के लिए आपके बेटे के खिलाफ बयान दिए हैं। कल्लू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ठाकुर साहब ये सब सुन के हताश होकर बैठ जाते हैं। साठे, कुछ लोगों की टीम को तुरंत शहर भेजो और चंदन को गिरफ्तार कर सीधे थाने लाओ। जी साहब। ठाकुर साहब, अब तक आप चंदन को कई बार बचा चुके हैं, लेकिन अब अगर आपने कुछ ऐसा किया तो मुझे आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर चंदन यहां आए तो बेहतर यही होगा कि आप उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। उधर इंस्पेक्टर विजय के केबिन में। सर, उस कंकाल की गुत्थी तो सुलझ गई, अब बस ज्योति का पता लगाना है। कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। विनोद के फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 तरह की मिट्टी क्यों पाई गई? कल्लू और जमुना के बयान से तो विनोद को 2 साल पहले ही इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। फिर ज्योति ने उस रात विनोद का खून होते हुए कैसे देखा? आखिर एक ही घटना एक ही जगह पे 2 अलग-अलग समय पे कैसे घट सकती है? अब हरिलाल के घर पे काफी रात हो चुकी थी। हरिलाल सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बाहर से छन छन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत उसे पुकार रही हो। वो उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी आवाज हलक में अटक कर रह जाती है। बाहर आंगन में कोई साया घूमता हुआ नजर आता है। ये तो वही औरत जिनकी है। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। हरिलाल की सांस जैसे उखड़ जाती है। सर्द मौसम में भी पूरा बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। ज्योति बाहें फैलाए उसके आंगन में खड़ी होती है। वो हरिलाल को इशारे से अपने पास बुलाती है। हरिलाल को जैसे कोई सम्मोहन हो गया हो। वो उठकर दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। कहानी जारी रहेगी।